Jai Hind, welcome to all your own channel Santyatinath Vidyapeeth, and I am Chandan Pandey. We are going to understand, we are going to learn social study, and our topic is federalism. In previous video we have know that what is the definition of federalism, what are the objects of federalism, what are the structure of federalism, and now this is the last video of this chapter. We are going to understand decentralization of politics during 1992 after the 73rd constitutional amendment, 74th constitutional amendment. So let us along with my journey. आपको मैंने बताया था कि सत्ता को विकेंद्रित किया गया। भारत जैसे विविधताओं भरे माहौल वाले देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यूरोप के देशों की जितनी आबादी नहीं है, यूरोप के देशों का जितना क्षेत्रफल नहीं है, उतना क्षेत्रफल उतनी आबादी हमारे एक प्रदेश रखते हैं। तो भारत जैसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में डिसेंट्रलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज वेरी इसेंशियल, इज हाईली इसेंशियल। 1992 में हमारी केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए कुछ बड़े बदलाव किए थे, और उन्हीं बदलावों के साथ यह वीडियो आपके बीच में हाजिर है। बदलाव ये हुआ था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन 1992 में सबसे बड़ा बदलाव हमारे लोकल गवर्नमेंट के लिए, हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए किया गया था रेगुलर इंटरवल इलेक्शन। मैं आपको बता दूं कि 1959 में हमारे लिए लोकल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन जरूर हो गया था, लेकिन 1992 ही वो दौर था जिस दौर से एक रेगुलर, एक नियमित अंतराल पर हमारे देश में स्थानीय निकायों के चुनाव, ग्राम पंचायतों के चुनाव, ब्लॉक पंचायतों के चुनाव, जिला पंचायतों के चुनाव होने लगे। और आप सभी को पता है कि वो रेगुलर इंटरवल 5 साल का है, यानी हर एक 5 सालों पे यह चुनाव होगा। इस बात की रूपरेखा 1992 में तय की गई। 1992 से पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरे बड़े बदलाव में चलते हैं सीट रिजर्व फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसी। भारत विविधताओं का देश है, सबका साथ और सबका विकास, यही लोकतंत्र का सबसे मूल मंत्र है। और सभी लोगों के सेंटिमेंट्स को सम्मान देते हुए, सभी लोगों के भावनाओं का ख्याल करते हुए यह जरूरी है कि राजनीति में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिले, और इस बात को महत्व 1992 में दिया गया। हमारे देश में एससीज अनुसूचित जाति, एसटीज अनुसूचित जनजाति एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ी जातियों को भी राजनीति में आने के लिए, राजनीतिक रूप से अपने समुदाय को प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यवस्था 1992 में की गई, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी था। तीसरे बदलाव के रूप में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी संस्कृति रही है, और महिलाओं को भी राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह तीसरा बड़ा बदलाव किया गया था। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी महिलाएं भी हमारे स्थानीय सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगी, हमारी गांव की प्रधान बनेंगी, हमारी ब्लॉक की प्रमुख बनेंगी, जिला पंचायत सदस्य बनेंगी, और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में लिया गया यह सबसे बड़ा बदलाव था, सबसे बड़ा कदम था। चौथे बदलाव के क्रम में इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, आपको पता होना चाहिए, एक ईसीआई काम करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव को ऑर्गेनाइज कराता है, चुनाव को कराता है, परिणाम देता है। लेकिन 1992 ही वो समय था जिस समय में हर एक राज्यों के लिए अपनी अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यानी राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। और यही वो कमीशन था, यही वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था जिस इंस्टीट्यूशन ने लोकल गवर्नमेंट के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी ली, जिस इंस्टीट्यूशन ने, जिस संस्थान ने स्थानीय सरकार के ढांचे को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया। पांचवें और अंतिम बदलाव के क्रम में हम देखेंगे शेयरिंग पावर एंड रेवेन्यू गारंटेड फॉर लोकल बॉडीज। कोई भी सरकार तब तक विकास के कार्यक्रम नहीं चला सकती है जब तक वो हमसे कर न ले, हमसे राजस्व न ले। और राजस्व, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सरकारें अपनी अपनी रूपरेखा बना करके अपने अपने मापदंडों के साथ हम सभी लोगों से कर लेती हैं, और हमारे और आपके द्वारा दिया गया कर ही देश के राष्ट्रीय योगदान में, राष्ट्रीय विकास में सराहनीय योगदान देता है। लोकल बॉडीज के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट के नीचे कुछ रेवेन्यू ग्रांट किए गए, ताकि स्थानीय सरकारें भी लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे, चुंगी हो गया, बाजार में लगने वाला कर हो गया, सड़कों पे लगने वाला कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, तमाम प्रकार के टैक्स जो कि अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे, ये तमाम प्रकार के रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेवारी
रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार लोकल गवर्नमेंट को भी मिला, ताकि लोकल गवर्नमेंट भी समृद्ध हो सके, सशक्त हो सके और जिन उद्देश्यों के लिए लोकल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ था वो उद्देश्य पूरा हो सके। उम्मीद है कि ये 3 वीडियो, यह चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है। 2 वीडियो इससे पहले हमारा चैनल संत यतिनाथ विद्यापीठ अपलोड कर चुका है। यह तीसरा वीडियो है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको फेडरलिज्म टॉपिक को, आपके चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करेगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू टू वॉचिंग अस। जय हिंद।